हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये डीप डाइव है ना, ये बिल्कुल एक क्लासरूम लेक्चर जैसा होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। और बहुत ही दिलचस्प भी होगा। सही कहा। आज हम DELED फोर्थ सेमेस्टर के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली। सभी फ्यूचर टीचर्स के लिए आज हम इस पूरे मास्टर ब्लूप्रिंट को 5 प्रमुख स्तंभों में बांटकर समझेंगे। जिसमें संस्थाएं आती हैं, विद्यालय भवन, समितियां, अभिलेख और आखिर में नेतृत्व। और हमारा लक्ष्य सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के लॉजिक को समझना है। राइट। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आज की ये पूरी चर्चा उन डिटेल्ड नोट्स और टॉप 50 MCQs पर आधारित है जिन्हें शिवांश मिश्रा सर ने तैयार किया है। क्या बात है। तो शुरुआत करते हैं उस फाउंडेशन से जिस पर ये पूरा ढांचा खड़ा है, क्योंकि जब तक हम इतिहास नहीं समझेंगे, रूल समझ नहीं आएंगे। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, इन संस्थाओं की टाइमलाइन को समझना एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो टाइमलाइन देखें तो NCERT राष्ट्रीय स्तर पर 1961 में बन गया था, पर SCERT को यूपी में आने में लगभग 20 साल लग गए। 1981 में आया। ये 20 साल का गैप क्यों? देखिए, NCERT सेंटर में बैठकर पूरे देश के लिए पॉलिसीज बनाता है, पर भारत एक बहुत बड़ा देश है ना। हाँ, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। हर राज्य की भाषा और ज़रूरतें अलग हैं, तो सिर्फ दिल्ली में बैठकर सबके लिए एक जैसा सिलेबस चलाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। अच्छा, तो हर राज्य की स्पेसिफिक जरूरतों के लिए SCERT आया। हाँ, 1981 में। फिर 1989 में NIOS की स्थापना हुई, पर उसके बाद एक लोकल लेवल के सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई। जिसे डायट कहते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। एग्जैक्टली। क्योंकि SCERT राजधानी में है, पर ग्राउंड पर काम लागू करने के लिए हर जिले में एक डायट बनाया गया। तो मतलब अगर SCERT पूरे राज्य का कमांड सेंटर है, तो डायट हर जिले का एक लोकल हेडक्वार्टर हो गया। सही पकड़ा। और डायट को ठीक से चलाने के लिए इसमें 7 अलग-अलग विभाग होते हैं। 7 विभाग? ओह वाओ। हाँ, जो टीचर्स की ट्रेनिंग से लेकर रिसर्च तक का सारा काम देखते हैं। इसके साथ ही राज्य स्तर पर राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान भी है, जो कि प्रयागराज में स्थित है। राइट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं टाइमलाइन में। 2 साल ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, 2002 और 2005। हाँ, ये दोनों साल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2002 में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी RT का संविधान संशोधन हुआ, और 2005 में सूचना का अधिकार यानी RTI और आपदा प्रबंधन विधेयक पास हुए। पर इन 3-4 सालों में अचानक से ऐसा क्या बदलाव आया जिसने इन सालों को इतना खास बना दिया? एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया। देखिए, 2002 से पहले किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना सरकार की एक चैरिटी या कृपा मानी जाती थी। एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह। हाँ, पर 2002 के संशोधन ने इसे एक मौलिक अधिकार बना दिया, फंडामेंटल राइट। यानी अब बच्चों का हक है शिक्षा पाना। एग्जैक्टली। और जब हक मिलता है ना, तो सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। इसलिए 2005 में RTI आई, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, कोई भी पूछ सके कि फंड्स कहाँ जा रहे हैं। सही कहा, बंद दरवाजे खुल गए। दरवाजे खुलने की बात से मुझे दूसरे स्तंभ की याद आई, विद्यालय भवन यानी स्कूल की फिजिकल बिल्डिंग, जिसका आकार और डिजाइन बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ, नोट्स में लिखा है कि बिल्डिंग के लिए EILU और H आकार को ही वैलिड माना गया है, और A और D आकार बिल्कुल इनवैलिड हैं। इसका एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण है। क्या ये हवा और रोशनी के वेंटिलेशन की वजह से है? एकदम सही। अगर आप E या H आकार को देखें तो उनमें खुलापन होता है, क्रॉस वेंटिलेशन आसानी से होता है। और A और D आकार में? उनमें बंद लूप्स बन जाते हैं, कोने बन जाते हैं जहां स्टेल हवा फंस जाती है। अच्छा, जहां हवा सर्कुलेट नहीं हो पाती। हाँ, और क्लास में 40 बच्चे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। अगर हवा पास नहीं होगी तो बच्चे थकान महसूस करेंगे और नींद भी आएगी। बिल्कुल। इसलिए आकार सही होना चाहिए, और लोकेशन भी खुले मैदान में होनी चाहिए, सड़क या तालाब के किनारे नहीं। सेफ्टी तो सबसे ऊपर है, पर बिल्डिंग से अंदर आकर जब बच्चे क्लास में बैठते हैं, वहां मुझे एक बड़ा अजीब सा नियम दिखा। कौन सा नियम?
कक्षा कक्ष प्रबंधन में ऋणात्मक ढलान या नेगेटिव स्लोप का जिक्र है, यानी डेस्क सामने की तरफ झुकी होनी चाहिए। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। वही तो, अगर डेस्क ढलान वाली होगी तो पेंसिल और किताबें फिसलकर जमीन पर नहीं गिर जाएंगी। पहली नजर में यही लगता है, पर इसके पीछे पूरे एर्गोनॉमिक्स काम करते हैं। कैसे? देखिए, अगर डेस्क बिल्कुल फ्लैट होगी तो किताब पढ़ने के लिए बच्चे को अपनी रीढ़ की हड्डी और गर्दन आगे झुकानी पड़ेगी। हाँ, नॉर्मल डेस्क पर तो ऐसे ही बैठते हैं, जिससे पोस्चर खराब होता है और दर्द होता है। नेगेटिव स्लोप में डेस्क का दूर वाला हिस्सा थोड़ा उठा हुआ होता है। अच्छा। इस ढलान की वजह से किताब का पन्ना बच्चे की आंखों के बिल्कुल सामने आ जाता है। ओह वाओ, तो कमर सीधी रहती है और गर्दन पर जोर नहीं पड़ता। कमाल की साइंस है। और सिर्फ डेस्क ही नहीं, क्लास में एक लर्निंग कॉर्नर भी होता है जहां टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी TLM रखे जाते हैं। पर इन सब में मुझे लाइब्रेरी के लिए जो टर्म यूज हुआ है वो सबसे बढ़िया लगा। पुस्तकालय को बौद्धिक प्रयोगशाला कहा गया है, इंटेलेक्चुअल लैब। राइटली सेड शिवांश मिश्रा सर। पुस्तकालय को लैब कहकर उन्होंने इसकी आत्मा को समझा दिया। पर लाइब्रेरी तो शांत जगह होती है, उसे लैब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे साइंस लैब में केमिकल्स और माइक्रोस्कोप से प्रयोग होते हैं, वैसे ही लाइब्रेरी में बच्चे विचारों और कल्पनाओं के साथ प्रयोग करते हैं। एकदम सही। वो बस किताबों का गोदाम नहीं है, स्कूल का दिमाग है। बिल्कुल। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बिल्डिंग हो गई, डेस्क हो गई, लाइब्रेरी हो गई, पर इनको चलाने के लिए एक ह्यूमन इंजन चाहिए, जो है तीसरा स्तंभ, प्रबंधन और नेतृत्व। हाँ, और मैनेजमेंट के 3 मुख्य घटक बताए गए हैं: भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और वित्तीय प्रबंधन। भौतिक में तो बिल्डिंग और TLM आ गए। हाँ। मानवीय में टीचर्स, बच्चे और प्रिंसिपल। और वित्तीय में सरकार से आने वाला ग्रांट और कम्युनिटी फंड्स। और नोट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उचित वित्तीय प्रबंधन ही कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। यहाँ मैं थोड़ा पुष्पक देना चाहूंगी। क्या वाकई सिर्फ सरकार से पैसा आने से सब ठीक हो जाता है? अरे नहीं, आपने उस लाइन में एक वर्ड मिस कर दिया, उचित यानी प्रॉपर। ओह, प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, सिर्फ पैसा आना सफलता नहीं है, पैसा कैसे खर्च करना है वो मैटर करता है, और इसके लिए नियोजन यानी प्लानिंग सबसे जरूरी है। अच्छा, नियोजन एजुकेशन मैनेजमेंट का सबसे प्रमुख कार्य है। एग्जैक्टली। अगर स्कूल को 1 लाख रुपए मिले हैं और उसे बिना सोचे सिर्फ दीवारों पर पेंटिंग कराने में लगा दिया तो पैसा बर्बाद है। राइट। पर वही पैसा अगर इंटरैक्टिव मैप्स और साइंस किट्स में लगाया जाए तो बच्चे ज्यादा सीखेंगे। यहीं पर निर्णय प्रक्रिया यानी डिसीजन मेकिंग आती है, जो समस्या समाधान का मुख्य अंग है। और ये डिसीजन लेने के सेंटर में एक प्रधानाध्यापक होता है, प्रिंसिपल। और उनका रोल स्ट्रिक्ट डिक्टेटर का नहीं बल्कि एक सुगमकर्ता या फैसिलिटेटर का होना चाहिए। प्रेरणादायक होना चाहिए। इस पर हैरोल्ड कून्स का एक बड़ा फेमस कोट दिया गया है नोट्स में। हाँ, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है। एक आम इंसान की भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि प्रिंसिपल अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, उसे अपनी टीम यानी टीचर्स और स्टाफ से मिलकर काम करवाना होता है। जोर जबरदस्ती से नहीं। बिल्कुल नहीं, एक सुगमकर्ता का काम है, उनकी रास्ते की रुकावटों को हटाना। अगर टीचर को पढ़ाने के लिए कोई मटेरियल चाहिए तो प्रिंसिपल उसे वो ला कर देगा, ताकि टीचर अपना 100% दे सके। एग्जैक्टली, एक कॉमन गोल के लिए काम करना। ये तो हो गई स्कूल के अंदर की बात, पर स्कूल एक कम्युनिटी में होता है। ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशंस कैसे मैनेज होते हैं, यहाँ आता है चौथा स्तंभ, समितियां और अभिलेख। समितियों में सबसे पहले है VEC यानी ग्राम शिक्षा समिति, जिसके अध्यक्ष ग्राम प्रधान होते हैं और सचिव प्रिंसिपल होते हैं। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट समिति है MTA यानी मात्रा शिक्षक संघ, मदर टीचर एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष प्रिंसिपल होते हैं। पर नोट्स में एक स्पेसिफिक नियम है कि MTA की मीटिंग सिर्फ शनिवार या रविवार को ही होनी चाहिए। एक नॉर्मल वर्किंग डे पर क्यों नहीं? क्योंकि एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, समुदाय और स्कूल के बीच मधुर संबंध होना चाहिए, और भारतीय गांवों में माताएं वीकडेज में बहुत व्यस्त रहती हैं। ओ हाँ, खेत के काम और घर के कामों में। तो नॉर्मल डेज में उनका स्कूल आना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए वीकेंड रखा गया है ताकि वो इजीली आ सकें और अपने बच्चे के प्रोग्रेस देख सकें। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सोच है। और बालिका शिक्षा के लिए भी एक मंच की बात की गई है।
हाँ, मीना मंच, जिसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा की समस्याओं को दूर करना है। अब इन सब बातों का एक रिटन प्रूफ भी तो होना चाहिए, जिसे हम अभिलेख या रिकॉर्ड्स कहते हैं। जो स्कूल के डे टू डे ऑपरेशंस को ट्रैक करते हैं। इनमें एक लॉगबुक होती है। ये तो मुझे बिल्कुल किसी हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स जैसी लगती है। अरे वाह, ब्लैक बॉक्स, ये कंपैरिजन बहुत सटीक है। क्योंकि जैसे फ्लाइट में सब रिकॉर्ड होता है, वैसे ही लॉगबुक में स्कूल की हर एक्टिविटी, अधिकारियों का निरीक्षण और वर्किंग आवर्स सब दर्ज होता है। बिल्कुल, लॉगबुक स्कूल का आईना है। इसके अलावा भंडार पंजिका भी होती है। यानी स्टॉक रजिस्टर, हाँ जिसमें किताबें और फर्नीचर का हिसाब होता है। हाँ, ताकि कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। फिर एक होता है संचय अभिलेख, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ये तो बच्चे की पूरी यात्रा का रिकॉर्ड होता है ना। राइट, उसकी हेल्थ, उसके ग्रेड्स, सब एक जगह। और एक दान पंजिका होती है, जहां कम्युनिटी से मिले डोनेशन का रिकॉर्ड रखा जाता है। पारदर्शिता के लिए। पर एक पॉइंट पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं एग्जाम्स में, कार्यवाही पंजिका। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि कार्यवाही पंजिका का बुक बैंक से कोई संबंध नहीं है। ये एक ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है। ये तो जरूरी टिप है। अब चलते हैं अपने आखिरी स्तंभ की तरफ। इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है बच्चों का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसके लिए सिर्फ किताबें नहीं, पाठ्यसागामी क्रियाकलाप हो भी जरूरी हैं, को-करिकुलर एक्टिविटीज। जैसे एजुकेशनल टूर्स पर जाना, जिससे बच्चों में सूक्ष्म अवलोकन यानी माइक्रो ऑब्जर्वेशन की क्षमता विकसित होती है। बच्चे चीजों को करीब से देखते हैं और उनका साइंटिफिक टेम्पो बनता है। और अनुशासन के बारे में भी एक अच्छी बात लिखी है कि बच्चों को डांटने के बजाय उन्हें लॉजिक देना चाहिए। हाँ, जैसे स्वच्छता के लाभ समझाने चाहिए, ताकि वो अंदर से अनुशासित बने, डंडे के डर से नहीं। एकदम सही बात है। चलिए अब इस डीप ड्राइव के आखिरी हिस्से में उन फैक्ट्स को देखते हैं जिन्हें एग्जाम्स के लिए ब्रह्मास्त्र कहा गया है। हाँ, सबसे पहला तो ये कि यूपीटीईटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अब आजीवन हो गई है, लाइफ टाइम। ये तो बहुत बड़ी राहत है स्टूडेंट्स के लिए। और प्राइमरी स्तर की हिंदी बुक का नाम कलारव है, जिसका मतलब होता है चिड़ियों की चहचहाहट। हाँ, ताकि बच्चे बिना डर के नेचुरल तरीके से सीखें। और बाढ़ तथा भूकंप प्राकृतिक आपदाएं हैं। पर एक पॉइंट ने मुझे उलझा दिया। समय सारणी का सबसे बड़ा गुण लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी बताया गया है। इसमें क्या उलझन है? हमें तो यही सिखाया गया है कि टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ी खूबी क्यों है? क्योंकि एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल ना स्कूल को फैक्ट्री और बच्चों को मशीन बना देता है। अच्छा। मान लीजिए एक साइंस एक्सपेरिमेंट चल रहा है और बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अचानक बेल बजती है और मैथ्स शुरू हो जाता है, तो उनका पूरा फोकस टूट जाएगा। बिल्कुल, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल टीचर को ये आज़ादी देता है कि बच्चों के इंटरेस्ट और सिचुएशन के हिसाब से वो समय को थोड़ा एडजस्ट कर सके। ये चाइल्ड सेंटर्ड है। अब समझ आया। और जैसा कि नोट्स में भी सजेस्टेड है, अपनी परीक्षा की ऐसी ही सॉलिड तैयारी के लिए छात्र एसएस मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रीमियम नोट्स और क्लासेस के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर एसएस मंत्रा ऑफिशियल को फॉलो भी कर सकते हैं। जाते जाते एक प्रोवोकेटिव विचार। नोट्स में पढ़ा कि विद्यालय निरीक्षण पद्धति की शुरुआत अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। हाँ, उस वक्त एक इंस्पेक्टर डंडे के जोर पर सिस्टम को कंट्रोल करता था। पर आज हमारी पूरी चर्चा सुगमकर्ता और कम्युनिटी के सहयोग पर रही। कंट्रोल से निकलकर सहयोग यानी कोलैबोरेशन की तरफ ये जो बदलाव आया है, ये बहुत कुछ कहता है। ये सच में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। हमारी आने वाली पीढ़ी अब और भी ज्यादा मजबूत हाथों में है। अक्सर ये सवाल दिमाग में आता है कि क्या हम पूरी तरह उस पुराने मोड से बाहर आ चुके हैं? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।